हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो चर्चा करी थी इसका ओवरव्यू लिया था और हमने देखा था कि एक्वायरर जो है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले हम रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और रिकग्नाइज करने के बाद हम उनको मेजर करते हैं। मेजर भी हम जो करते हैं मोस्टली फेयर वैल्यू पर करते हैं, हालांकि इसके अंदर हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखी थी। अब इंड एस 103 ये भी कहता है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक्वायरर को ये भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कोई गुडविल हुई है या गेन ऑन बार्गेन परचेस हुआ है पूरे प्रोसेस में। तो हमारा जो पहला सेक्शन है ये अब नोट्स है हमारे। तो सेक्शन 1 जो है वो डील करता है गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गेन ऑन बार्गेन परचेस से रिलेटेड क्वेश्चन से। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं, 2 से लेकर के 4 मार्क्स तक के। तो लेट्स सी, अब देखें हम गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो गुडविल की कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आप अपने नोट्स ओपन कर लें और 1.1 क्वेश्चन को देखें। 1.1 में हालांकि लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में बताया था कि गुडविल कैसे कंप्यूट होती है या गेन ऑन बार्गेन परचेज हम कैसे कंप्यूट करते हैं, हालांकि अब हम डिटेल बेस को देखेंगे। ध्यान से देखें, पहले कहता है एफएक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने 100% स्टेक्स एक्वायर करे हैं एमएक्स लिमिटेड में। सबसे पहले तो यहां आपका ध्यान इस बात पे जाना चाहिए, अगर दूसरी कंपनी के एक्वायरी कंपनी के मैंने 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि कोई भी यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स हमारे पास हैं। हमने कितने में एक्वायर करे ये आपको ध्यान से नोट करना होगा। 9,60,000 रुपए में परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद उसने ये भी बताया कि जो फेयर वैल्यू है एमएक्स लिमिटेड की, जो कि एक्वायरी कंपनी है, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एमएक्स लिमिटेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू 8 लाख रुपीस। ये मैंने आपको बताया था कि आपको नोट करना पड़ेगा बड़े ध्यान से कि जिस दिन हमने एक्वायर करा उस दिन जो एमएक्स लिमिटेड या एक्वायरी कंपनी है उसके जो नेट एसेट्स हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है। अब मुझे गुडविल कंप्यूट करनी है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि बड़ा आसान सा काम होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले सपोज मैं आपको इसकी गुडविल कंप्यूट करके दिखाऊं 1.1 में, तो ये बेहद आसान सा काम है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये नोट करना है कि जो एक्वायरी कंपनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को उसके जो नेट एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। यानी कि सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम देखेंगे कि जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। एक्वायरी कंपनी का नाम एमएक्स लिमिटेड है, तुम एमएक्स लिमिटेड भी लिख सकते हो, एक्वायरी कंपनी। अब जो एक्वायरी कंपनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उनके जो नेट एसेट्स हैं और उनकी जो फेयर वैल्यू है क्वेश्चन में वो 8 लाख रुपए दी हुई है, तो 8 लाख रुपीस मैंने लिख दिया। लास्ट सेशन में भी मैंने तुम्हें बताया था। अब इस 8 लाख में से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का कितना इसमें हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा अब की बार एफएक्स लिमिटेड ने 100% स्टेक्स एक्वायर करे, तो यहां तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कोई है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो ये 8 लाख के नेट एसेट्स हैं उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कोई हिस्सा नहीं है। अगर कुछ हिस्सा होता, सपोज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20% होता सपोज, तो मैं 20% 8 लाख का 1,60,000 लिख देता और जो बैलेंस नेट एसेट्स बच जाते मैं ये मान करके चलता कि ये नेट एसेट्स जो हैं वो एक्वायरर को बिलोंग करते हैं। अब इस केस में जो बैलेंस बच गया 8 लाख रुपए, इसका मतलब ये 8 लाख रुपए जो बच गए हम कह सकते हैं कि ये 8 लाख रुपीस के जो नेट एसेट्स हैं एक्वायरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, ये बेसिकली एक्वायरर कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक्वायरर्स शेयर। ये जो 8 लाख के नेट एसेट्स बचे बेसिकली ये क्या है, एक्वायरर का शेयर है, एक्वायरर शेयर। हालांकि तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि एक्वायरर शेयर इन नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएक्स लिमिटेड। अब मुझे ये पता लग गया कि मेरे हिस्से में यानी कि एक्वायरर के हिस्से में 8 लाख रुपए के नेट एसेट्स आए। अब 8 लाख के नेट एसेट्स को देने के लिए मैंने परचेज कंसिडरेशन कितना दिया, बस मुझे उससे कंपेयर करना है। हम देख चुके हैं कि परचेज कंसिडरेशन 9,60,000 का है। तो बताओ मुझे कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है या कम है। सर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमें तो ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग नहीं रहा है, ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको नुकसान हो गया। तो 1,60,000 रुपीस ये जो आएगी इसको मैं गुडविल बोलूंगा।
इज इट क्लियर टू यू? और इसी चीज को वैसे मैंने यहां इस तरीके से सॉल्व करा हुआ है। सबसे पहले डिटेल्ड सॉल्यूशन देखो, यहां पर भी आप देख सकते हैं 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, यानी कि जो 8 लाख रुपए है 100% वैल्यू हमने पहले उसकी कंसीडर करनी है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 8 लाख रुपए के नेट एसेट है, उसमें से मैंने लिखा लेस एनसीआई, लेकिन इस क्वेश्चन में एनसीआई नहीं है, तो जो ये बैलेंस बच गया शेयर इन एफएक्स लिमिटेड इन नीफा, तो इसका मतलब एक्वायरर का शेयर जो है एमएक्स लिमिटेड में 8 लाख रुपए का है। और उसको हमने कंसिडरेशन से कंपेयर करा तो 1,60,000 रुपए की गुडविल आ गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके अलावा हम चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं। एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, हमारे पास 8 लाख रुपए के नेट एसेट्स आए। फिर टू कैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि परचेज कंसिडरेशन हम कैसे दे रहे हैं। जब लिखा नहीं होगा तो आप मान के ये चलना कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए टू कैश या टू कंसिडरेशन भी आप लिख सकते हैं। तो 9,60,000। इस क्वेश्चन में कोई एनसीआई नहीं है, अगर एनसीआई होता तो मैं 2 एनसीआई लिखता। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो आपकी गुडविल आ सकती है, वैसे गुडविल आप पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, करेक्ट। इसी तरह से 1.2 को देखें। 1.2 में क्या कहता है, ऑन 31 मार्च 2023 K9 लिमिटेड एक्वायर्ड L5 लिमिटेड। K5 लिमिटेड, K9 ने L5 लिमिटेड को एक्वायर करा, और एक्वायर करने के लिए अब की बार वो क्या कहता है कि जो एक्वायरर कंपनी है के लिमिटेड, उसने 60,000 शेयर दिए, 10 रुपए वाले शेयर दिए, जो कि ट्रेड कर रहे हैं 240 पर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। यानी कि अब की बार जो एक्वायरर कंपनी है परचेज कंसिडरेशन नंबर 1 एक तो शेयर्स में दे रही है, 60,000 शेयर दे रही है, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उन शेयर्स की जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू 240 है। इसका मतलब कंसिडरेशन आपका कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 240। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ L5 नेट एसेट्स वॉज ₹72 लाख। अब उसने हमें बताया कि जो बुक वैल्यू है वो 72 लाख की है, लेकिन मैंने कहा था कि बुक वैल्यू से हमारा कम मतलब है। उसने कहा द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज 135 लाख। इससे हमारा ज्यादा मतलब है, जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उसकी बुक वैल्यू नेट एसेट्स की 72 लाख है, लेकिन 72 लाख से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू से है। अब इस क्वेश्चन में भी लिखा नहीं है कि हमने कितने परसेंटेज स्टेक्स एक्वायर करे हैं। जब क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि हमने कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स एक्वायर करे हैं, तो हमेशा ये मान के चलना कि 100% शेयर्स आपने एक्वायर करे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस में भी मैं तुम्हें कंप्यूट कर करके दिखाऊं जल्दी से कि किस तरीके से हम गुडविल कंप्यूट करेंगे, तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं कि जो एक्वायरी कंपनी है, एक्वायरी कंपनी इस केस में जैसा कि आपने देखा L5 लिमिटेड है। चलो मैं एक्वायरी लिख देता हूं। जो एक्वायरी कंपनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्वायरी कंपनी है उसके जो नेट एसेट्स हैं, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, सिंपली मैं उसको नेट एसेट लिखूंगा, उनकी जो फेयर वैल्यू है उसको हमने पहले ध्यान से नोट करना होता है। अब फेयर वैल्यू हमने नोट करी तो उसकी फेयर वैल्यू 135 लाख की नजर आ गई। 135 लाख ये इसकी फेयर वैल्यू है। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसकी जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने पहले तो ये देखना है कि इन नेट एसेट्स में एनसीआई का शेयर कितना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी कोई एनसीआई नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे नेट एसेट्स जो बिलोंग करते हैं वो एक्वायरर को बिलोंग करते हैं। इजंट इट और नॉट? तो ये मैं एक्वायरर का शेयर यहां पर लिखूंगा, एक्वायरर शेयर, एक्वायरर शेयर। तो एक्वायरर का शेयर नेट एसेट्स में इतना है। अब मुझे यह पता लग गया एक्वायरर का शेयर इतना है, तो मैं उसको कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन अब की बार जो मैं पे कर रहा हूं वो शेयर्स देकर के पे कर रहा हूं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैं कंसिडरेशन कितना दे रहा हूं। कंसिडरेशन में 60,000 शेयर्स दे रहा हूं, और 60,000 शेयर्स लेकिन अब की बार में 240 के हिसाब से दे रहा हूं। तो 60,000 इंटू 240 में करूंगा तो 144 लाख आ जाएगा, 144 लाख। तो अब की बार भी आपका कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है और जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आएगा। तो 9 लाख रुपीस आपकी गुडविल मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? कोई मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने डिटेल में सॉल्व करा हुआ है, ये भी मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में करेंगे तो इस तरीके से करना चाहिए, 100% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट।
जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है 135 लाख है, उनकी 100% वैल्यू आपने लिखनी है। उसमें से लेस मैंने एनसीआई करा तो मुझे एक्वायरर का शेयर पता लग गया। शेयर ऑफ एक्वायरर इन नीफा, नीफा का मतलब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 135 लाख, कंसिडरेशन 144 लाख और गुडविल तुम्हारी 9 लाख की आ गई। एंट्री तुम कर सकते हो आइडेंटिफाइबल एसेट अकाउंट डेबिट 135 लाख। उसके बाद देखो अब की बार मैंने टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब की बार मैं शेयर्स में कर रहा हूं। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो शेयर्स आप दे रहे हो, अब की बार जो शेयर्स आप दे रहे हो 60,000 शेयर्स दे रहे हो। 60,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से, उनकी फेस वैल्यू तो 10 है ना, इसलिए 6 लाख लिखा है। बाकी तुम लिखोगे प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60,000 इंटू शेयर्स हमने 240 के हिसाब से दिए तो 230 रुपीज जो है वो प्रीमियम हो जाएगा 138 लाख, यानी कि टोटल प्रीमियम आपका 144 लाख हो गया। 135 लाख और 144 का डिफरेंस 9 लाख हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से 1.3 को देखें। 1.3 में कहता है ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स एक्वायर करें। ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स एक्वायर करे बी लिमिटेड के और 9,60,000 रुपीज की पेमेंट होगी और पेमेंट इक्विटी के थ्रू होगी, यानी कि शेयर कैपिटल के थ्रू होगी। अब वो कहता है जो कंपनी बी है उसके जो नेट एसेट्स हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन अमाउंटेड टू ₹8 लाख। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब की बार क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें यह दिया है कि जो बी लिमिटेड है उसके जो नेट एसेट्स है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 8 लाख के हैं, यानी कि उनकी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू अलग से गिवन नहीं है। जब स्पेसिफिक फेयर वैल्यू अलग से गिवन नहीं होगी तो उस केस में फिर आप ये मान करके चलोगे कि जो बुक वैल्यू है डेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, यानी कि अब की बार मैं 8 लाख को ही फेयर वैल्यू मान लूंगा। अब गुडविल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो जो कंपनी बी है क्वायरी कंपनी, उसके मैं क्या लिखूंगा, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट जो कि 8 लाख के हैं और इसी को हम फेयर वैल्यू मान लेंगे। फिर मैंने बताया था कि जो ये 8 लाख के एसेट है इसको हफ्ते 2 हिस्सों में बांटना है। एक तो एनसीआई। अब इस केस में बिकॉज हमने 80% शेयर्स एक्वायर करे तो इसका मतलब 20% एनसीआई का हिस्सा है, तो 20% इंटू 8 लाख, जो 8 लाख के नेट एसेट्स हैं उसमें से 20% अदर शेयर होल्डर यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर को बिलोंग करते हैं, तो मैं 1,60,000 यहां पर लिख दूंगा। इसका मतलब 8 लाख में से एनसीआई को इतने शेयर बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब जो बैलेंस बच गया इसका मतलब वो एक्वायरर के हिस्से का हो गया। हम कह सकते हैं एक्वायरर्स शेयर इन नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो इतना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू कितना, 6,40,000 आ जाएगा। अब इसको हम कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कंसिडरेशन जो है आप 9,60,000 का दे रहे हो, तो 9,60,000 का आपने कंसिडरेशन दे दिया। अब 9,60,000 और 6,40,000 का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 3,20,000 एक बार फिर से गुडविल आ जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से गुडविल की कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा था कि एक तो आप गुडविल कंप्यूट कर करके दिखाओ, वो हमने दिखा दी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करके दिखाओ, वो हमने दिखा दिया 160। और उसके बाद कहता है जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट इज इक्वल टू 8 लाख। वो मैंने लिखा, सब कुछ मैंने लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहां पर देखें ये प्रेजेंटेशन आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी, वो मुझे से समझाना था। एनसीआई का हिस्सा 20% है, 1,60,000। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है ये एक्वायरर के हिस्से का बैलेंस आ गया। कंसिडरेशन 9,60,000 की है, गुडविल आ गई। अब यहां मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं, ये भी पॉइंट आपको बहुत समझना है और ध्यान से समझना है। देखो मैंने यहां पर एनसीआई का इंटरेस्ट कैसे निकाला। जो एनसीआई के स्टेक्स थे 20%, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नेट एसेट से, यानी कि मैंने सिंपल वर्ड्स में यह देखा कि जो नेट एसेट्स हैं उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कितना बिलोंग करता है। यह देखने के लिए मैंने सिर्फ यह देखा कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उनकी परसेंटेज स्टेक्स कितनी है और उसको मैंने नेट एसेट से मल्टीप्लाइड कर दिया। जब हम इस तरीके से, यानी कि एनसीआई का जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दें नेट एसेट से, जब इस तरीके से हम एनसीआई का शेयर निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि एनसीआई हमने कंप्यूट करी है ऑन प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं पीएसए नहीं बोलूंगा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, थोड़ा सा तुम्हें यहां पर ध्यान देना होगा। देखो जो ये स्टैंडर्ड है इंड AS 103, स्टैंडर्ड जो है एक्वायरर कंपनी को एक
डिस्क्रेशन देता है, एक चॉइस देता है, एक हक देता है, एक राइट और अधिकार और इख्तियार देता है कि आप चाहो तो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर बेसिस पर भी कंप्यूट कर सकते हो, यानी कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर भी कंप्यूट कर सकते हो, और आप एनसीआई का शेयर नेट एसेट्स में देखने के लिए एनसीआई को एट फेयर वैल्यू पर भी मेजर कर सकते हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एनसीआई का शेयर नेट एसेट्स में कितना है, इन दो में से किसी एक तरीके को अप्लाई कर करके हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनसीआई का शेयर पीएसएनए अप्रोच से भी निकाल सकता हूं और फेयर वैल्यू अप्रोच से भी निकाल सकता हूं। जाहिर है कि जब एनसीआई का शेयर में पीएसएनए अप्रोच से निकालूंगा तो गुडविल 3,20,000 आई, गुडविल कुछ और आएगी, और जब मैं फेयर वैल्यू अप्रोच से निकालूंगा तो गुडविल कुछ और आएगी। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को जरा मैं अब ये देखने की कोशिश करूं कि अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू अप्रोच पे लेता तो फिर गुडविल कितनी आती, लेट अस सी। अगर मैं फेयर वैल्यू अप्रोच से लेता उस केस में मैं सबसे पहले तो क्या लिखता, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट या नेट एसेट्स, और ऑफ कोर्स इनकी मैं फेयर वैल्यू लूंगा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को लूंगा। तो जो एक्वायरी कंपनी है उसके जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू हम 8 लाख मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फेयर वैल्यू अलग से कुछ दी नहीं है, 8 लाख है। अब मैं इसमें से पहले यह देखूंगा कि एनसीआई का शेयर कितना है। अब मुझे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि मैं एनसीआई को अब की बार फेयर वैल्यू पे कंप्यूट कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि अब की बार हम मेजर जो कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं। जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो तुम्हें यह देखना है। एनसीआई को जब मैं फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा तो यह कैसे करा जाएगा, इस क्वेश्चन में उसने हमें ऐसे लिखा तो नहीं है, लेकिन ये मैं वैसे ही तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर एनसीआई को मैं फेयर वैल्यू पे करता तो एनसीआई कितनी आती। ये कैसे देखा जाएगा, देखो आपने 80% शेयर्स के लिए कितना पैसा दिए, 80% शेयर्स के लिए आपने जो अमाउंट पे करा है दैट इज इक्वल टू 9,60,000 रुपीज पे करा है 80% शेयर्स के लिए। यानी कि जब मैंने एक्वायरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो मैंने एक्वायरी कंपनी को कहा कि भाई मुझे आपकी कंपनी के 80% शेयर चाहिए। तो एक्वायरी कंपनी ने कहा ठीक है 80% शेयर आप ले लो, लेकिन हम 9,60,000 आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं 80% शेयर्स के लिए 9,60,000 की पेमेंट कर रहा हूं, सपोज मैं केवल 20% शेयर लेता तो मैं 20% के लिए कितनी पेमेंट करता है। इसका मतलब जो 80% शेयर है उनकी फेयर वैल्यू इतनी है। देखो इसको फेयर वैल्यू क्यों कहा जाता है। सपोज आप एक्वायरी कंपनी है, अब मैं आपके शेयर खरीद रहा हूं, क्या आप बुक वैल्यू के हिसाब से मेरे को शेयर बेचेंगे? नहीं, जो मार्केट पे आपकी वैल्यू चल रही होगी, आपकी जो फेयर वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से आप मेरे को शेयर बेचोगे, इजंट इट और नॉट। तो अगर 80% का स्टेक, 80% स्टेक्स के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा है तो 20% के लिए हम कितना पे करते, डेट इज इक्वल टू 9,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा मैं करता तो डेट विल बी इक्वल टू 2,40,000। तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं फेयर वैल्यू अप्रोच को फॉलो करूंगा तो मुझे यह मानना पड़ेगा जो एनसीआई अदर शेयर होल्डर है जिनके पास 20% शेयर है उनके शेयर की फेयर वैल्यू 2,40,000 चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फेयर वैल्यू अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो उस केस में मैं ये मान के चलूंगा कि जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें से 2,40,000 वर्थ रुपीस के नेट एसेट्स एनसीआई को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एनसीआई की जो फेयर वैल्यू है वो 2,40,000 की है। इसलिए आपको पहले एनसीआई फाइंड करनी पड़ेगी। एनसीआई आप पीएसएनए बेसिस पर भी फाइंड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू बेसिस पर भी फाइंड कर सकते हैं। प्राथमिकता प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा फेयर वैल्यू को दी जाती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमें फेयर वैल्यू कहा जाएगा तो हम फेयर वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे, अदरवाइज पीएसएनए अप्रोच फॉलो करेंगे। अब मैं यहां बैलेंस देखने की कोशिश करूंगा कि बैलेंस कितना बच गया। 8 लाख में से मैं 240 माइनस करूंगा तो अब एक्वायरर के लिए केवल 5,60,000 रुपए का बैलेंस बचा। एक्वायरर के लिए कितना बैलेंस बचा, 5,60,000। और अब मैं इसको परचेज कंसिडरेशन जो कि 9,60,000 का था उससे कंपेयर करूंगा। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने के बाद अभी भी कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है, तो बैलेंस जो आ रहा है 4 लाख रुपए, ये गुडविल आ रहा है। अब यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैंने कहा कि जब मैंने पीएसएनए अप्रोच से फर्म की गुडविल, इस एंटिटी की गुडविल कंप्यूट करी तो वो 3,20,000 आई यहां पर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 320। और जब मैंने फेयर वैल्यू अप्रोच को अडॉप्ट करा तो जो गुडविल आ रही है वो 4 लाख की आ रही है। अब आपको एक चीज समझनी है,
इंड एस 103 कब अप्लाई होता है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन होता है। किस लिए अप्लाई होता है? जब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंड एस 103 के हिसाब से बनाएंगे। अब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा और मैं जो गुडविल आई है, जाहिर है मुझे उसको अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी। अगर मैंने गुडविल एनसीआई को पीएसएनए अप्रोच पर रखते हुए कंप्यूट करी है तो उस केस में हमने देखा कि हमारी जो गुडविल है वो 3,20,000 की है। 3,20,000 की गुडविल तब आई थी जब मैंने पीएसएनए अप्रोच फॉलो करा था। करेक्ट, पीएसएनए अप्रोच जब मैंने फॉलो करा तो 3,20,000 की गुडविल है। अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए? जाहिर है कि जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसको हमें अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। लेकिन जब मैंने पीएसएनए अप्रोच एनसीआई के लिए अप्लाई करा और उस केस में जो गुडविल आई और वो गुडविल जो मैंने ग्रुप की स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी, तो इसका मतलब ये जो गुडविल लिखी जा रही है, दिस गुडविल रिफ्लेक्ट्स शेयर ऑफ एक्वायरर ओनली। ये जो गुडविल है ये बताती है कि ये सिर्फ एक्वायरर को बिलोंग करती है। ये हमने ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी तो है, लेकिन इसका मतलब ये वाली जो गुडविल है ये एक्वायरर को बिलोंग करती है। मैं कहना क्या चाहता हूं अब आपकी समझ में ज्यादा आएगा। अब सपोज मैंने एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करा होता तो उस केस में हमने देखा कि गुडविल कितनी आ रही है? 3,20,000 की आ रही है, सॉरी 4 लाख की आ रही है। उस केस में गुडविल 4 लाख की आई। जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू अप्रोच पर मेजर करूं और उस केस में जो गुडविल आती है और उस गुडविल को जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाऊंगा तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि ये जो गुडविल है इसको हम फुल कॉस्ट गुडविल भी कहते हैं या फुल वैल्यू ऑफ गुडविल भी कहते हैं। पहले तो ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या मतलब होता है? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है कि ये जो गुडविल है इस गुडविल में कुछ हिस्सा एक्वायरर का है और कुछ हिस्सा एनसीआई का है। एक्वायरर का हिस्सा 80% है और 20% इनका हिस्सा है एनसीआई का। यानी कि मैं 4 लाख का 80% कंप्यूट करूं तो अभी भी 3,20,000 एक्वायरर के शेयर की गुडविल आ रही है। यानी कि तुमने नोट ये करा कि चाहे हम पीएसएनए मेथड को फॉलो करें, चाहे हम फेयर वैल्यू अप्रोच को फॉलो करें, दोनों ही केसेस में गुडविल का अमाउंट निश्चित रूप से अलग अलग आएगा तो सही, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो सेम रहेगा। इंपैक्ट सेम ही रहता है। दोनों ही सिचुएशन में तुमने देखा कि एक्वायरर का शेयर 3,20,000 का है। बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब हम पीएसएनए मेथड को फॉलो करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल लिखी जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करती है एक्वायरर का शेयर। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैंने फेयर वैल्यू अप्रोच को फॉलो करा, उस केस में जो गुडविल आएगी वो ग्रुप की गुडविल होती है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल होती है, फुल कॉस्ट गुडविल होती है, तो वो दोनों के शेयर को रिफ्लेक्ट करती है। ये पॉइंट आपकी समझ में अब आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद, हालांकि ये जो मैंने करा है मैं एक बार यहां पर तुम्हें करके भी बता दूं। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब जब मैंने फेयर वैल्यू अप्रोच पर करा तो पहले मैंने 8 लाख लिखा और फेयर वैल्यू अप्रोच से जो एनसीआई की वैल्यू आई वो 240 आई, बैलेंस 560 बच गया। उसको 960 के कंसिडरेशन से हमने कंपेयर करा तो 4 लाख की गुडविल आ गई। इस केस में अगर मैं एंट्री करूंगा तो कैसे करूंगा? सबसे पहले हम नेट आइडेंटिफाइबल एसेट लिखेंगे 8 लाख के। कंसिडरेशन अब की बार मैं कैपिटल दे रहा हूं, इक्विटी दे रहा हूं, तो मैंने 2 कैपिटल लिखा, 9,60,000। देखो जब मैं यहां नेट एसेट्स लिख रहा हूं उसके बाद मुझे यहां पर एनसीआई भी लिखना चाहिए। एनसीआई लिखने का मतलब है जैसे मैंने 8 लाख के नेट एसेट्स यहां लिखे, करेक्ट, यहां मैंने 8 लाख के एसेट लिखे, यहां मैंने 240 की एनसीआई लिखी, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है कि हमारे हिस्से में 560 के एसेट आ रहे हैं। उसको हमने कंसिडरेशन से कंपेयर करा 960, तो डिफरेंस गुडविल आ गई, करेक्ट। इसी तरह से 1.4 को देखें। 1.4 में क्या कहता है कि जेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने 60% इंटरेस्ट एक्वायर करे हैं पी लिमिटेड में 1 जनवरी 2023 को। कहता है जेट लिमिटेड ने 60% शेयर एक्वायर करने के लिए 700 लाख रुपीस कैश में दिए हैं, तो 2 कैश आप लिखेंगे जब एंट्री करेंगे फॉर देयर इंटरेस्ट। अब कहता है फेयर वैल्यू जो पी लिमिटेड के एसेट्स की है वो 1800 लाख है। याद रखें अब की बार एसेट्स की वैल्यू अलग से लिखी है। और कहता है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 900 है। यानी कि इस क्वेश्चन को मुझे अब कराने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले तो जो पी लिमिटेड है जिसको कि हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वो क्या कहता है कि जो पी लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू 1800 लाख की है।
और कहता है उनकी जो लायबिलिटी है उसकी फेयर वैल्यू 900 है। यानी कि इनके जो नेट एसेट्स हैं, हमें यह पता लग गया कि जो एक्वायरी कंपनी है उसके जो नेट एसेट्स हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 900 लाख की है। मेन चीज तो हमें यही पता करनी होती है। बाकी 60% अगर हमारा हिस्सा है तो इसका मतलब 40% हिस्सा किसका है, एनसीआई का है, और 700 लाख रुपीस हम दे रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो ये भी तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा। कहता है जनरल एंट्री आपको प्रोवाइड करनी है, और वो कह रहा है ये एज्यूम करते हुए करनी है कि जो पी लिमिटेड एक्वायरर कंपनी है डज नॉट विश टू रिपोर्ट दी एनसीआई एट फेयर वैल्यू। वो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट नहीं करना चाहती है। तो जब एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट नहीं करना चाहती है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें पीएसए ने प्रोसेस को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो पहले तो 100% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट आप लिख लोगे, अब कई बार मैं बता चुका हूं 900 लाख। पीएसए ने अप्रोच हमने फॉलो करना है, तो एनसीआई का शेयर 40% है, उसको सीधा हमने जो नेट एसेट्स है उस पर अप्लाई कर देना है। तो हमें यह पता लग गया 900 लाख में से 360 लाख रुपए के जो एसेट है वो एनसीआई को बिलोंग करते हैं, और एक्वायरर का शेयर 540 होगा। अब कंसीडरेशन 700 था, 700 हमने कंपेयर करा, अब कंसीडरेशन अभी भी ज्यादा है तो इसका मतलब गुडविल जो आ जाएगी 160 लाख की। लेकिन सपोज मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे फेयर वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट करनी होती तो मैं कैसे करता, फेयर वैल्यू के हिसाब से मुझे कंप्यूट करनी होती तो मैं कैसे करता। तो देखो यहां पर वो वैसे मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, 60% के लिए 60% स्टेक्स के लिए आप 700 लाख रुपीस दे रहे हैं, और डायरेक्टली आप कंप्यूट कर लो कि 40% के लिए आप देते तो कितना देते, तो आपको एनसीआई का स्टेक पता लग जाएगा। 700 इंटू 40 आप कर लो, डिवाइडेड बाई 60 कर लो, तो आपको यह पता लग जाएगा कि आप 466, चलो इसको मैं अप्रोप्रिएट कर लेता हूं, 467 लाख रुपीस आप पे करते हैं। तो इसका मतलब एनसीआई की फेयर वैल्यू 467 मानी जाएगी। बाकी तरीका वही है। अब अगर फेयर वैल्यू अप्रोच से मैं गुडविल निकालता तो इस केस में गुडविल मेरी कितनी आती, 900 लाख रुपए के नेट एसेट से। लेकिन अब की बार एनसीआई फेयर वैल्यू बेसिस पर 467 लाख है जो मैंने आपको बताई, तो एक्वायरर के हिस्से में इतना शेयर आता, कंसिडरेशन आपने 700 लाख का पे करा तो गुडविल जो आती वो 267 की आती। जब एंट्री हम करेंगे, अगर क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी अलग अलग दिए रहते हैं तो बेटर रहता है कि एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग लिखा जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आइडेंटिफाइबल एसेट मैंने लिखा 1800 और लायबिलिटी मैंने 900 लिखी, तो इसका मतलब अभी तक मैंने नेट एसेट्स 900 के रिकॉर्ड करे। उसके बाद मैं लिखूंगा एनसीआई। एनसीआई लिखने का मतलब है जो नेट एसेट्स 900 के बचे उसमें से मैंने एनसीआई का शेयर हटा दिया। अब जो अभी तक जो ये तीन चीजें मैंने लिखी है एंट्री में, वो ये बता रही है कि हमारे हिस्से के नेट एसेट्स कितने हैं, उसको हमने कंसीडरेशन से कंपेयर करा तो डिफरेंस जो आ गया गुडविल आ गया। करेक्ट। इसी तरह से 1.5 पे वो क्या कहता है, ध्यान से नोट करें। ऑन 1 जनवरी 2023 एम लिमिटेड ने 80% शेयर एक्वायर करे हैं, और कहता है कैश में एक्वायर करे हैं और 250 की पेमेंट कर करके करे हैं, और कहता है आइडेंटिफाइबल एसेट 350 के जबकि लायबिलिटी 50 की। अगर एसेट 50 के हैं, 350 के हैं और लायबिलिटी तुम्हारी 50 की हैं, तो इसका मतलब नेट एसेट्स कितने के हो गए, 300 के हो गए। नेट एसेट्स तो तुम्हें पता लग गए। अब कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 43। अब की बार तुम्हें इस क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग जो इंटरेस्ट है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है, 20% है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20% है, लेकिन उनकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, फेयर वैल्यू उनकी गिवन है, और गिवन कितनी है, 43 की है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें फिर एनसीआई को 43 पर लेकर के चलना होगा, यानी कि फेयर वैल्यू बेसिस पर लेकर के चलना होगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक्वायरी कंपनी है उसके जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 300 आपने लिखी, उसमें से एनसीआई का हिस्सा आपने माइनस कर दिया, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। 257 जो है एक्वायरर का शेयर हो गया, 250 का कंसिडरेशन है, और इस केस में गेन ऑन बार्गेन परचेज आपके पास आ गया क्योंकि कंसिडरेशन का अमाउंट कम है। एंट्री लिखेंगे तो पहले एसेट लिखेंगे और फिर लायबिलिटी लिखेंगे। इसका मतलब अभी तक मैंने नेट एसेट्स लिखे, उसके बाद मैं एनसीआई लिखूंगा, तो नेट एसेट्स में से 43 मैंने एक तरीके से हटा दिए, जो बच रहा है वो हमारे हिस्से के नेट एसेट्स बच रहे हैं, उसको हम 250 कंसिडरेशन, उसके लिए हमने 2 कैश लिखा क्योंकि कंसिडरेशन जो है कैश में दिया जा रहा है, और ये नॉन बार्गेन परचेस ये हमारे पास आ गया।
1.6 में क्या कहता है ऑन 1 जनवरी 2023 हंसा लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 70% इंटरेस्ट एक्वायर करे नैनीताल ऑर्चर्ड्स लिमिटेड में 700 लाख रुपीस दे करके, पिछले क्वेश्चन की तरह है, और कहता है कि जो आइडेंटिफाइबल एसेट है 500 के हैं और लायबिलिटीज जो है 600 की हैं। 1500 में से अगर मैं 600 माइनस कर दूं तो इसका मतलब मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया, इस 900 के नेट एसेट्स हमने एक्वायर करे, 900 के नेट एसेट्स हैं, अलग से उसके कोई फेयर वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसी को फेयर वैल्यू मान करके चलेंगे। अब उसने हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें कही हैं। वो कहता है एक तो आप फाइंड करो एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और एक कहता है एनसीआई को प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर फाइंड करो, और दोनों ही सिचुएशन में आप गुडविल कंप्यूट करो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके नेट एसेट्स 900 लाख के हैं तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पर कितनी होगी। बिकॉज हमारे पास 70% स्टेक्स हैं तो 30% स्टेक्स एनसीआई के पास होंगे, और 900 का मैं 30% ले लूंगा, तो इसका मतलब ये तो एनसीआई जो आ जाएगी पीएसएनए अप्रोच पर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल। और इसी तरह से एनसीआई को आप फेयर वैल्यू अप्रोच पर कैसे कर सकते हैं, इसके 70% के लिए आपने जो अमाउंट पे करा है वो 700 लैक्स का पे करा है, तो 30% के लिए आप कितना पे करेंगे, तो ये एनसीआई आपकी फेयर वैल्यू अप्रोच पर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन आप सॉल्व ये सब आप कर सकते हो। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 900 के हैं, पीएसएनए अप्रोच फेयर वैल्यू अप्रोच पहले मैंने करा है, तो फेयर वैल्यू अप्रोच से जो मैं बता रहा था, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 70% के लिए 700 है, तो 30% के लिए 300 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 300 आ जाएगी, 600 एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स बचेंगे, उसको तुम 700 कंसिडरेशन से कंपेयर करोगे तो 100 रुपए की गुडविल आ जाएगी। और अगर मैं एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पर करता, तो प्रोपोर्शनेट शेयर पर करता तो 30% 900 का 270 आता है, करेक्ट? वो मैंने इस तरह से बताया हुआ है। तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए जो नेट एसेट्स 900 लाख के हैं उसमें से एनसीआई का हिस्सा 270 माइनस कर दोगे तो एक्वायरर का शेयर 630 बच जाएगा। उस 630 को 700 से कंपेयर करोगे तो 70 लाख रुपीस जो है वो गुडविल आ जाएगी। एंट्रीज आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है 1.7, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके मॉड्यूल से लिया गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है सी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने 60% शेयर एक्वायर करे हैं डी लिमिटेड में फॉर ए कैश पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो कह रहा है जो सी लिमिटेड नाम की कंपनी है, पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सी लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने 60% शेयर एक्वायर करे हैं, स्टेक्स एक्वायर करे हैं, डी लिमिटेड में एक्वायर करे हैं, और कहता है 60% शेयर एक्वायर करने के लिए जो कंसीडरेशन दिया गया है वो कैश में दिया गया है, और 2 लाख रुपए का कंसीडरेशन आपने दिया है, तो 2 लाख रुपीस आप लिखेंगे। अब उसने आगे ये भी लिखा है कि द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ₹1 लाख। ये तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है, वो क्वेश्चन में ही बता रहा है कि जो फेयर वैल्यू है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वो 1 लाख रुपए की है। ये क्वेश्चन में ही उसने तुम्हें बता दिया। तो तुम्हें क्या समझना है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उनकी जो फेयर वैल्यू है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ कोर्स 40% होंगे, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू तुम्हें दी हुई है ₹1 लाख, ₹1 लाख, ये तुम्हें दी हुई है। अब वो क्या कहते हैं आगे, उसने कहा कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एनसीआई एंड गुडविल कंप्यूट करना है, एनसीआई का अमाउंट भी कंप्यूट करना है, गुडविल का अमाउंट भी कंप्यूट करना है। कहता है एक तो फेयर वैल्यू अप्रोच से करना है, एक प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स अप्रोच से करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो एक तो तुमसे कह रहा है कि भाई एनसीआई फेयर वैल्यू बेसिस पर कितनी है, तो एनसीआई फेयर वैल्यू बेसिस पर तो हमें वैसे ही पता लग गया 1 लाख रुपए की है, उसकी वैल्यू गिवन ही है, मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, 1 लाख है। और वो कह रहे हैं कि आप हमें बताओ एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर कितनी है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि डी लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं, तो उसने मुझे बताया, वो कहता है कंप्यूट एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू अप्रोच एंड प्रोपोर्शनेट शेयर approach if the aggregate value of identifiable asset is equal to 2,40,000। कहता है अगर आइडेंटिफाइबल एसेट 2,40,000 के,
यानी कि पार्ट 1 में वो कह रहे हैं कि अगर आइडेंटिफाइबल एसेट 2,40,000 के, तो आप एनसीआई जो है फेयर वैल्यू पर भी कंप्यूट करके दिखाओ और एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर बेसिस पर भी कंप्यूट करके दिखाओ। तो अब मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी कंप्यूट करके आपको दिखा देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2,40,000 के नेट एसेट्स हैं, 2,40,000 है और एनसीआई का शेयर 40% होगा, क्योंकि 60% जो है वो एक्वायरर के पास स्टेक्स है। तो 2,40,000 का 40% जो भी आ जाएगा वो तुम्हारी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये 96,000 आ जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अब उसने क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा है, जब तुमने एनसीआई फेयर वैल्यू बेसिस पर कंप्यूट कर ली और जब तुमने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर बेसिस पर कंप्यूट कर लिया, अब आप दोनों से गुडविल भी कंप्यूट करके दिखाओ। यानी कि आपके नेट एसेट 2,40,000 है ये मानते हुए। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन मैंने यहां करा हुआ है। देखो यहां पर पार्ट ए मैंने ये लिखा हुआ है। पार्ट ए में मैंने लिखा नेट एसेट 2,40,000, एनसीआई मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि मैं फेयर वैल्यू पे ले रहा हूं। तो इसका मतलब जो बच जाएंगे 1,40,000 ये एक्वायरर के लिए बचेंगे, कंसिडरेशन 2 लाख का है, 60,000 की गुडविल आ जाएगी। यानी कि जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे करूंगा तो गुडविल आ गई। पार्ट 1 में ही अब मैंने दूसरा अप्रोच पीएसए ने अप्रोच से करा, एसेट 2,40,000 के हैं तो 96,000 जो मैं बता रहा था पीएसए ने अप्रोच से 96,000 एनसीआई की वैल्यू आ गई। तो जो रिमेनिंग एसेट्स बच गए वो एक्वायरर के लिए बच गए, 2 लाख का कंसिडरेशन है, इस केस में भी गुडविल आ गई। अब सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन वो कहता है, सेम क्वेश्चन पार्ट 2 में कहता है, बस सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन कहता है आपके बाद नेट एसेट 3,30,000 के। तो जब नेट एसेट 3,30,000 के होंगे और अब मैं गुडविल कंप्यूट करूंगा एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लेके, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू में थोड़ी चेंज है, वो तो 1 लाख ही है, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो 2,30,000 के नेट एसेट्स बच जाएंगे, उसको मैं 2 लाख के कंसिडरेशन से कंपेयर करूंगा तो 30,000 मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेज अब की बार आएगा। पार्ट 2 में भी जो सेकंड पार्ट है, ये तो पार्ट 2 का पार्ट ए था। अब मैं एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर बेसिस पर लूंगा तो 3,32,000, 40% 3,30,000 का करूंगा तो 1,32,000 एनसीआई का शेयर आ जाएगा, 1,98,000 पेरेंट का शेयर आ जाएगा। कंसिडरेशन का अमाउंट 2 लाख है, जो मैंने यहां पर लिखा नहीं हुआ है, तो 2 लाख कंसिडरेशन का अमाउंट है। तो अब की बार जो है गुडविल आ जाएगी। इस केस में यहां पर गुडविल आ गई। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप अमाउंट कंप्यूट कर सकते हो। इसी तरह 1.8 जो क्वेश्चन है उसमें कहता है W1 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने S1 लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर करा और 60% शेयर हमने खरीदे हैं। 60% शेयर खरीदने के लिए हमने 15 लाख रुपए की पेमेंट करी है, कैश में करी है। इस क्वेश्चन में भी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है वो तुम्हें 10 लाख रुपए की दी हुई है। अब कहता है नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो 5 लाख की है, 5 लाख के नेट एसेट्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एंट्री करें। इस केस में जब मैं एंट्री करूंगा तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 5 लाख के, पहले तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं पहले तो एनसीआई, क्योंकि एनसीआई 10 लाख पर मेजर करी गई है तो मैं 2 एनसीआई लिखूंगा 10 लाख। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि जितने नेट एसेट्स हैं उससे ज्यादा एनसीआई की वैल्यू, यानी कि अभी तक तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। नेट एसेट जो है देखा जाए तो 5 लाख के, और उस 5 लाख में से एनसीआई का शेयर 10 लाख आ गया, क्योंकि एनसीआई की फेयर वैल्यू जो है इतनी है। तो इसका मतलब तुम्हारे हिस्से में तो 5 लाख नेगेटिव बच रहे हैं ना आपकी बात। तो अब तुमने कंसिडरेशन दिया 15 लाख का, 15 लाख का तुमने कंसिडरेशन पे करा। तो 15 लाख का जब तुमने कंसिडरेशन पे करा तो 15 लाख रुपए तुमने कंसिडरेशन पे करा, 5 लाख का नुकसान तो तुम्हें और हो रहा था और 15 लाख तुमने कंसिडरेशन और पे कर रहे हो, तो टोटल नुकसान 20 लाख का हो गया। और वैसे भी वह एंट्री से क्लियर भी हो रहा है। 15 लाख रुपए का कंसिडरेशन दिया, 25 में से 5 माइनस करे तो गुडविल तुम्हारी 20 लाख की आ रही है। इस क्वेश्चन में बेसिक पर्पस बताने का यह था कि नेगेटिव शेयर भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एनसीआई की वैल्यू हम फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1.9 में कहता है K1 लिमिटेड एक्वायर्स K2 लिमिटेड, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 90% हमने जो है शेयर्स एक्वायर करे हैं, 900 लाख रुपए में करें। और उसके बाद कहता है कि मैनेजमेंट हैव इलेक्टेड टू अडॉप्ट फुल गुडविल मेथड एंड टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू। तो
एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करा जा रहा है, जो कि अब तुम्हें मालूम ही है। बाकी उसने लिखा है नेट एग्रीगेट वैल्यू जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनकी 1200 रुपए की है। तो ये तुम कर सकते हो, उसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। देखो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 1200 लाख के हैं, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे तुमने निकालना है। अब फेयर वैल्यू पे निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पहले तो 90% तुम्हारे पास स्टेक्स हैं, 90% के लिए तुमने 900 लाख रुपए दिए हैं, तो 10% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए तुम कितना दोगे, 10 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 90, मेरे ख्याल से ये 100 लाख आ जाएगा। तो 100 लाख रुपए एनसीआई की फेयर वैल्यू हो जाएगी। तो जो नेट एसेट्स 1200 हैं उसमें से मैं एनसीआई का शेयर 100 लाख माइनस करूंगा तो रिमेनिंग बच जाएगा 1100 लाख। 1100 लाख को कंसिडरेशन 900 लाख से हम कंपेयर करेंगे। तो अब की बार कंसिडरेशन जो है, देखो नेट एसेट्स 1100 लाख के हैं, कंसिडरेशन 900 लाख का दे रहे हैं, तो ये गुडविल नहीं गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगी। ये गेन ऑन बार्गेन परचेज 200 लाख की आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? 1.10 में कहता है W1 लिमिटेड ने 100%, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 100% स्टेक्स हमने एक्वायर करे हैं और कहता है एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मेजर करना है। अब इसमें तो मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। 12 लाख के कहता है कि कंसिडरेशन 12 लाख का पे करा और 5 लाख जो है वो कहता है नेट एसेट्स की वैल्यू है। नेट एसेट्स की वैल्यू 5 लाख की है। पहले तो जो नेट एसेट्स आए उसमें एनसीआई का शेयर 40% माइनस कर दो, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करना है तो 40% ऑफ 5 लाख 2 लाख आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करा तो इसका मतलब 3 लाख तुम्हारे हिस्से के एसेट आ गए और उसके लिए तुम 15 लाख रुपए दे रहे हो। 3 लाख के एसेट आए, 15 लाख रुपए तुम दे रहे हो, तो 12 लाख रुपए की गुडविल आ गई। डायरेक्टली एंट्री के थ्रू करके तुम दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1.1 भी तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। F1 लिमिटेड ने F2 लिमिटेड को एक्वायर करा, 70% शेयर एक्वायर करें, 15 लाख की पेमेंट कैश में होगी। अब कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है वो 6.9 लाख ऑलरेडी दी हुई है। जो फेयर वैल्यू है वो 6.9 लाख की है और उसने बताया जो नेट एसेट्स हैं एक्वायरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वो 22 लाख के हैं। तो पहले तो मैं इसी अप्रोच से कर दूं। देखो नेट एसेट जो है 22 लाख के, उसमें एनसीआई जो है उसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है फुल गुडविल मेथड का मतलब ही होता है कि हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। फेयर वैल्यू एनसीआई की गिवन है 6.9 लाख। तो जो बच गए 15,10,000 ये एक्वायरर के हिस्से के एसेट हैं। 15 लाख का कंसिडरेशन तुमने पे करा, तो इस केस में कंसिडरेशन कम है, तो इसका मतलब जो 0.10 की फिगर आ रही है गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रही है। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे सॉल्व करूं पीएसएनए अप्रोच पर, नेट एसेट 22 लाख के हैं, 30% जो है एनसीआई का हिस्सा है, 30% और 22 लाख में करूं तो 6.6 लाख आ जाएगा। 15,40,000 जो है वो हमारे हिस्से के एसेट आ जाएंगे। 15 लाख कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं, तो गुडविल जो है इतनी आ जाएगी। और दोनों केसेस में तुम कैसे एंट्री करोगे ये तुम्हें बताया गया है। तो इसके साथ सेक्शन 1 फिनिश होता है। एक्चुअली मैं चाहूं तो मैं अगला सेक्शन अभी स्टार्ट कर सकता हूं कॉमन कंट्रोल का, लेकिन मेरे को पता है कि कुछ बच्चों के पास अगर नोट्स नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से आप नोट्स लेकर के आए तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। करेक्ट? ठीक है, फिर मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन में होगी और नेक्स्ट सेशन में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमन कंट्रोल, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, सेल ऑफ, डिवीजन वगैरह से डील करता है और ये बड़ा अहम, इंपॉर्टेंट, फॉर्मेडेबल और सिग्निफिकेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं।